तो लास्ट लेक्चर हम लोग का कहाँ तक हो गया था? कोई बता सकता है लास्ट लेक्चर कहाँ तक हो गया था? हेमोलाइटिक क्राइसिस। हेमोलाइटिक या सिकल सेल डिजीज चल रहा है? सिकल सेल डिजीज चल रहा था, या सिकल सेल एनीमिया कह लो या सिकल सेल डिजीज कह लो। हेलो, किसी को पता नहीं है? ये सब उस दिन लेक्चर नहीं ज्वाइन किए थे क्या, जितने लोग अभी हैं? हाँ? बताए थे हेमोलाइटिस के बाद सिकल सेल सिंड्रोम एनीमिया। मैंने सिकल सेल डिजीज स्टार्ट कर दिया था। सिकल सेल डिजीज का मुझे लगता है सिकल सेल डिजीज में हेमोलाइटिक क्राइसिस तक पाए थे क्या? यस सर। यस सर। एप्लीकेशन मेरे ख्याल से खत्म हो गया था, क्योंकि एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बता दिया था। तो अब नेक्स्ट बात आती है, यस सर, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। तो अब जो इसमें बात आती है वो क्या आती है, इसके इन्वेस्टिगेशन की, कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे, है ना? डायग्नोस करने के लिए एक सबसे सिंपल जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है? एक तो सबसे पहले सीबीसी, जिसमें हमें एनीमिया मिलता है, एचबी रिड्यूस मिलता है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स इसके पढ़ाए थे क्या? क्लिनिकल फीचर्स इसके पढ़ाए थे क्या? तो क्लिनिकल, पहले हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं ना। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला क्या हो जाएगा? पहला जो कि पॉजिटिव होगा, पहला पॉजिटिव होगा। पेनफुल स्वेलिंग होगा, पेनफुल स्वेलिंग होगा, हैंड एंड फुट पे पेनफुल स्वेलिंग होगा ड्यू टू नेक्रोसिस या इस्चेमिक। स्प्लीनोमेगाली होगा, साइन ऑफ रीनल फेल्योर मिल सकते हैं, साइन ऑफ रीनल फेल्योर मिल सकते हैं, बोन नेक्रोसिस हो सकता है। मेरे ख्याल से ये सब भी बता रखा है क्लिनिकल फीचर्स। सब बता चुके हैं क्लिनिकल फीचर। वही तो, मेरे ख्याल से ये सब बता रखा है। चलो इन्वेस्टिगेशन में ही जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले सीबीसी, सीबीसी में एचपी कम मिलेगा, जो कि हमारा 6 to 8 ग्राम पर डीएल के आसपास होगा, 6 to 8 ग्राम पर डीएल के आसपास होगा। दूसरा, इसमें रेटिकुलोसाइट जो काउंट जो है, रेटिकुलोसाइट काउंट वो हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि बोन मैरो जो कंपनसेट करता है डिस्ट्रक्शन को, उसकी वजह से। ठीक है।
तीसरा इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो पेरीफेरल, सेकंड इन्वेस्टिगेशन जो होगा पीबीएस, पेरीफेरल ब्लड स्मीयर। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, इसमें जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो हॉवेल जेली बॉडीज होगा, हॉवेल जेली बॉडीज होगा, हॉवेल जेली बॉडीज होगा। दूसरा टारगेट सेल दिखेगा। तीसरा न्यूक्लिएटेड आरबीसी दिखेगा। चौथा ओकेजनली इसमें क्या दिखेगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड ल्यूकोसाइटोसिस भी दिख सकता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड ल्यूकोसाइटोसिस भी दिख सकता है। फिर हम हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो उसमें देखेंगे कि HbS डिटेक्टेड मिलेगा, HbS डिटेक्टेड मिलेगा, HbS डिटेक्टेड होगा, HbA भी होगा लेकिन HbS भी होगा साथ में। S डिनोट किया गया सिकलिंग से। नॉर्मली हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्रामर स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटोपोरफायरिन का पूरा रिंग होता है, उससे ग्लोबुलिन जुड़ा हुआ होता है। 4 प्रोटोपोरफायरिन का रिंग एक दूसरे से ग्लोबुलिन के जरिए जुड़ा हुआ होता है, जो कि 2 अल्फा और 2 बीटा, एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें HbS मिलेगा, इसमें HbS मिलेगा, ठीक है। फोर्थ टेस्ट जो होगा वो क्या होगा, सिक्कल प्रिपरेशन टेस्ट, सिक्कल प्रिपरेशन टेस्ट। के बाद आप वाला क्या बोल रहे हो के सवाल, ये सवाल तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, यानी बहुत ये हो के पहुंचे। चल तो सिक्कल प्रिपरेशन टेस्ट होगा। इसमें जो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन है उसको जो है ये एसेस किया जाता है और फिर वो उसका ग्लास स्लाइड पे चेक किया जाता है। तो ये एक तरह का पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। सिक्कल सॉरी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आईबीसी प्रिपरेटरी टेस्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको सिकल सेल डिजीज है, निगेटिव है तो फिर नहीं है, ठीक है। अब किसी को सिकल सेल डिजीज है तो ये नहीं समझने का कि उसका सारा का सारा जो हीमोग्लोबिन है या आईबीसी जो है वो उसका सिकलिंग हो गया, ये कभी दिमाग में नहीं रखने का। अमूमनतः 30 से 40% तक ही सेल का सिकलिंग होता है और वही हजार्डस हो जाता है। इसलिए अगर कोई सिकल सेल डिजीज का है तो उसमें आप देखेंगे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी दिखेंगे और आपको साथ ही ये भी दिखेंगे। अगर उसके पीबीएस पे देखेंगे
तो नॉर्मल आरबीसी के स्ट्रक्चर भी देखेंगे, साथ में ये भी, और वही उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको HbS के साथ तो दिखेंगे, जो कि बनिस्बत HbA या HbF के बनिस्बत कम ही होंगे, लेकिन कुछ सेल भी मौजूद रहना, मतलब 10% भी मौजूद रहना, वो नुकसानदायक है। इसलिए तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है इसको रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा हम बोन मैरो एस्पेशन साइटोलॉजी करवा सकते हैं। बोन मैरो एस्पेशन साइटोलॉजी करवा सकते हैं। चूंकि लंग्स को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, तो लंग्स के लिए हम एक्सरे चेस्ट या फिर स्पेशली एक्सरे चेस्ट या फिर 2D इको करवाएंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन को, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी इन्फॉक्शन को रूल आउट करने के लिए 2D इको या फिर HRCT थोरैक्स करवाएंगे। पल्मोनरी इन्फॉक्शन या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करने के लिए HRCT या 2D इको करवाएंगे। HRCT थोरैक्स या 2D इको करवाएंगे। वहीं पेरिफेरल क्राइसिस को ये करने के लिए, यानी पेरिफेरल क्राइसिस को ये करने के लिए, रूल आउट करने के लिए हम कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी बोथ वेनस एंड आर्टेरियल, दोनों वेनस एंड आर्टेरियल दोनों, ठीक है। वहीं किडनी डैमेज होता है तो उसके लिए हम रीनल फंक्शन कलर डॉपलर फॉर लिम्ब करवाएंगे। कलर डॉपलर फॉर लिम्ब करवाएंगे, बोथ वेनस एंड आर्टेरियल दोनों, वेनस एंड आर्टेरियल दोनों, बोथ करवाएंगे, वेनस एंड आर्टेरियल दोनों। ठीक है। उसके बाद अगर किडनी फंक्शन का आपको कोई साइन मिल रहा है, किडनी फंक्शन का कोई साइन मिल रहा है कि किडनी फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है, तो सबसे पहले एक तो KFT करवाएंगे, KFT या RFT, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे हम इन्वेस्टिगेशन करा के, हाँ, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन, इसमें हाइपरस्प्लीनिज्म या स्प्लीनोमेगाली, इसमें हाइपरस्प्लीनिज्म या स्प्लीनोमेगाली, नेक्रोसिस, रीनल नेक्रोसिस को रूल आउट करेंगे। सोनोग्राफी से हम हाइपरस्प्लीनिज्म या फिर स्प्लीनोमेगाली भी अच्छे हैं। वही, अरे कौन कौन क्या क्या बकवास कर रहे हैं। खाबर साहब आप अपना म्यूट कीजिए।
हाइपरस्प्लेनिज्म या स्प्लेनोमेगाली और रीनल नेक्रोसिस को नोट करने के लिए हम सर आप अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन के बाद क्या बोले हैं? वही अल्ट्रासोनोग्राफी में जो फाइंडिंग मिलेगा हाइपरस्प्लेनिज्म एंड रीनल नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट की। इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट की, है ना। तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज जो है प्रिवेंशन। सबसे पहली चीज क्या है? प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में जो इम्पोर्टेंट, एक बार जब बच्चा पैदा हो गया तब तो जो है उसको ट्रीट ही करना है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक हम उसका फीटस में ही यानी एंटीनेटल केयर में ही हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और वैसी सूरत में अगर हमें लगा तो ऐसे बच्चे का ये MTP भी करा सकते हैं। अगर हमें इसमें एंटीनेटल केयर में डायग्नोज हो जाता है तो ऐसे बच्चे का MTP कानूनन अलाउड है, तो फीटस का ये एबॉर्शन करा सकते हैं। तो एंटीनेटल केयर में हम प्रिवेंशन के तौर पे एमाइनोसेंटेसिस करते हैं, एमाइनोसेंटेसिस करवाते हैं। एमाइनोसेंटेसिस करा के फिर उसको कोरियोनिक विलस बायोप्सी के लिए भेजते हैं। कोरियोनिक विलस बायोप्सी के लिए भेजते हैं, जो अमूमनतः 7th to 10th वीक में करवाया जाता है। जो अमूमनतः 7th to 10th वीक में करवाया जाता है। और फिर आगे उसके MTP का प्लान करते हैं अगर ये पॉजिटिव आता है तो। ठीक है, तो एमाइनोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली टर्म है एमनियोसेंटेसिस। क्या होता है ये एमनियोसेंटेसिस? कौन बताएगा? एमनियोटिक फ्लूइड का एस्पिरेशन यानी निकालने का को एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। ठीक है, फिर उसका कोरियोनिक विलस बायोप्सी कराया जाता है। ओके, चलो आगे। एमनियोटिक फ्लूइड से निकालने को, जैसे कि आप लोग को शायद मैंने बताया नहीं बताया, पिलरल फ्लूइड को किसी को निकालते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सिर्फ एक दो लोगों को नहीं आ रही है कि सबको नहीं आ रही है? तो ज्यादातर लोगों को आ रही है, तो शायद आप जिन लोग को नहीं आ रही है वो लोग आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। रही बात कि अगर ये जो है एमनियोटिक, जिस तरह से एब्डोमिनल फ्लूइड को निकालते हैं यानी एसाइटिस फ्लूइड को निकालते हैं तो उसको एब्डोमिनोसेंटेसिस कहा जाता है। उसी तरह अगर पिलरल फ्लूइड को निकाला जाता है तो इसको थोरैकोसेंटेसिस कहा जाता है। उसी तरह पेरिकार्डियल फ्लूइड को निकाला जाता है तो उसको कार्डियोसेंटेसिस कहा जाता है, पेरिकार्डियल सेंटेसिस कहा जाता है। ठीक उसी तरह एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, उसको एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। और फिर इसका कोरियोनिक विलस बायोप्सी के लिए भेजते हैं। कोरियोनिक विलस बायोप्सी के लिए भेजते हैं और उसमें हम पता लगाते हैं कि HbF की जगह इसको कहीं HbS तो नहीं है,
चूंकि HbA और HbF की जगह तो कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में हमारे पास HbS मौजूद हो जाता है सिकल सेल डिजीज होने के नतीजे में। तो और एक तो ये कहते हैं, दूसरी चीज फीटस सर्कुलेशन से हम ब्लड विड्रॉल करते हैं, फीटस सर्कुलेशन से फीटल ब्लड विड्रॉल करते हैं और उसका हम क्या कराते हैं, उसका हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। फीटस ब्लड से HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं और उससे भी हम पता करते हैं। सर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इन्वेस्टिगेशन में मैंने बताया है, उसमें HbF की जगह हमें क्या मिलेगा, HB मतलब जगह नहीं, HbF तो होगा ही, साथ में हमारा ये भी होगा, HbS भी मौजूद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो चूंकि इसका कोई मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है, तो मैनेजमेंट हम किसका करेंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन का करेंगे। मैनेजमेंट इसके कॉम्प्लिकेशन का करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली चीज क्या है कि इन्फेक्शन कई जगह हो रहा है, इन्फेक्शन या इस्चेमिया कई जगह हो रहा है। तो इन्फेक्शन या इस्चेमिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि एनाल्जेसिक देते हैं, जिसमें मॉर्फिन या फोर्टविन, मॉर्फिन 1 एम्पुल को 100 to 200 ml IV फ्लूइड में डाइल्यूट करके देंगे। फोर्टविन है तो उसको डायरेक्ट IM देंगे। मॉर्फिन है तो उसको 100 to 200 ml IV फ्लूइड में डाइल्यूट करके स्लो इन्फ्यूजन देंगे, जो ओवर 1 to 2 आवर खत्म हो। वहीं अगर फोर्टविन देते हैं तो उसे डायरेक्ट IM दे सकते हैं। थर्ड, अगर बहुत ज्यादा पेन की इंटेंसिटी नहीं है तो वैसी सूरत में हम ट्रामाडोल भी दे सकते हैं। ट्रामाडोल ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। ट्रामाडोल ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। थर्ड चीज, हेमोलाइटिक क्राइसिस को रोकने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, हेमोलाइटिक क्राइसिस को रोकने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अमूमनतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब करते हैं इसमें जब लेस देन 6 HB चला जाता है, जब लेस देन 6 HB चला जाता है। और कब तक करते हैं, जब तक HB मोर देन 9 न हो जाए। जब मोर देन 9 हो जाता है HB, तब फिर हम पार्शियल एक्सचेंज करते रहते हैं। तो फिर हम पार्शियल एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान जो है हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसको केयरलेस तरीके से छोड़ देंगे। बिल्कुल केयरलेस तरीके से 9 के ऊपर जाने पे भी केयरलेस तरीके से नहीं छोड़ते। टाइम पे असेसमेंट करते रहते हैं और जैसे ही जरा सा भी ड्रॉप होता है तो पार्शियल ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग, चूंकि रिकरेंट इन्फेक्शन पैदा करता है हाइपर स्प्लेनिज्म की वजह से या स्प्लेनेक्टोमी की वजह से, तो एंटीबायोटिक, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक देते हैं।
लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक देखते हैं। दो तरह का एंटीबायोटिक देते हैं, एक प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं, जब तक कोई इन्फेक्शन के साइन नहीं मिलते हैं तब तक तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं। लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन के कोई साइन मिलते हैं, इन्फेक्शन के क्या क्या साइन होंगे कौन बताएगा? आसिफ, आसिफ इखलाक 2017। साइन ऑफ इन्फेक्शन बताओ। साइन ऑफ इन्फेक्शन बताओ। जिस तरह से इन्फ्लामेशन के कुछ कार्डिनल साइन होते हैं, वैसे ही इन्फेक्शन के भी कुछ कार्डिनल साइन होते हैं। नो आइडिया, एनीबॉडी? साइन ऑफ इन्फेक्शन को कोई बता सकता है? ओके, नो। तो साइन ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं, कार्डिनल साइन क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज फीवर। साइन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहली चीज फीवर, टैकीकार्डिया। अब फीवर जो होगा, फीवर विथ चिल्स या राइगर होगा, फीवर विथ चिल्स या राइगर होगा। टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, hypotension may be present, hypotension may be present, septic look, septic look, जो जनरल अपीयरेंस होगा वो सेप्टिक टाइप का होगा। ये इसके साइन होते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दो तरह से देंगे, एक प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक देंगे जब तक साइन ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है, और जैसे ही साइन ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट मिलने लगता है हमें, तो वैसी सूरत में अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक का सिलेक्ट करते हैं, और उस दौरान तो स्पेशली इंजेक्टेबल ही देते हैं। जब साइन ऑफ इन्फेक्शन आता है, प्रेजेंट मिलता है, तो उस दौरान इंजेक्टेबल ही एंटीबायोटिक देते हैं। अमूमनतः जो यूज करते हैं वो एजिथ्रोमाइसिन या कैलिथ्रोमाइसिन या वैंकोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन या कैलिथ्रोमाइसिन या वैंकोमाइसिन। और एंड इन तीनों के साथ एमॉक्सिक्लेव या सेफ्रिजॉक्सिम भी ऐड कर सकते हैं, या फिर ये दोनों में से कोई एक भी अलग से दे सकते हैं। उन तीनों की जगह इसको भी दे सकते हैं, या उसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, एमॉक्सिक्लेव और सेफ्रिजॉक्सिम। ठीक है, इसके अलावा वैक्सीनेट करवाते हैं, चूंकि स्प्लीनेक्टोमी हो गया है या हाइपरस्प्लीनिज्म होने की वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो निमोनिया का वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, टाइफाइड का वैक्सीन, ये सब करवाते हैं। वहीं अगर ये है हमारा
क्या नाम है, इन्फेक्शन बैठा है, इस्चेमिक है, तब तक तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन्फेक्शन बैठा है तो वैसी सूरत में ऑक्सीजन इनहेलेशन करवाते हैं, जो कि अमूमन नजल प्रोन से देते हैं। नजल कैथेटर जो होता है उससे देते हैं 3 to 4 लीटर पर मिनट पे। अगर पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ है, अगर पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ है साथ में निमोनिया भी है, मतलब साथ में निमोनिया भी है, तो वैसी सूरत में मे बी पहले वाला सेंटेंस क्या बोले थे कि अगर इन्फेक्शन है तो? इन्फेक्शन अगर है तो वैसी सूरत में ऑक्सीजन इनहेलेशन करवाएंगे, चाहे वो लिम्ब इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे वो हमारा पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन तो वैसी सूरत में हम ऑक्सीजन इनहेलेशन करवाएंगे, जो नजल कैथेटर के जरिए देंगे या नजल प्रोन के जरिए देंगे या नजल एयरवे के जरिए देंगे, जो कि 3 to 4 लीटर पर मिनट पे देंगे, जो कि 3 to 4 लीटर पर मिनट पे देंगे। ठीक है। वहीं अगर किसी को इन्फेक्शन के साथ साथ निमोनिया डेवलप हो, अगर किसी को इन्फेक्शन के साथ साथ निमोनिया डेवलप हो, तो वैसी सूरत में हम एबीजी करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाएंगे, एबीजी एनालिसिस करवाएंगे, और उसमें हम एक तो एसिडोसिस या अल्कोलोसिस को रूल आउट करेंगे। सबसे पहली चीज एसिडोसिस या अल्कोलोसिस को रूल आउट करेंगे। एसिडोसिस या अल्कोलोसिस को रूल आउट करने के लिए सर एबीजी क्या बताएं? एपीजी करवाएंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ओके। इससे हम एसिडोसिस या अल्कोलोसिस को रूल आउट करेंगे। एसिडोसिस और अल्कोलोसिस को रूल आउट करने के लिए सबसे बेसिक चीज जो है वो दो चीजें हैं। क्या? एक पीएच और दूसरा बाइकार्ब HCO3। पीएच और HCO3 अगर दोनों ड्रॉप होता है मतलब एसिडोसिस है। पीएच और HCO3 दोनों कमता है मतलब ये एसिडोसिस है। वहीं पीएच और HCO3 दोनों बढ़ता है तो ये अल्कोलोसिस है। अब पीएच का आर्टेरियल ब्लड पीएच नॉर्मल कितना होता है? ब्लड पीएच नॉर्मल कितना होता है? हाँ, कितना बोला वाजदा? 7.5। Anyone else? Anyone else? 7.35 sir. 7.4. Actually, हर चीज का एक रेंज होता है। As you people had told, it can be or you can say it is the normal, but range जो है वो 7.35 to 7.45 है। 7.35 to 7.45। जिनका जूम पे कट जाएगा अभी एक